हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, कई सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर एक बार जो कराधान सहायक परीक्षा का सिलेबस आ गया है तो कॉमर्स का सिलेबस एक बार आप डिस्कस कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को कि क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने हैं। पूरी 10 यूनिट को डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपके कमेंट रहे इस वीडियो को प्रॉपर आपने रिस्पांस दिया, लाइक करा, तो मैं आने वाले टाइम में क्या कर दूंगा, आने वाले टाइम में एक एक यूनिट वाइज हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि एक यूनिट में जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में एक एक यूनिट वाइज अभी हम बात भी करेंगे आगे। तो उन सिलेबस को भी मैं साथ में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो यूनिट में टॉपिक्स दिए हुए हैं उस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पिक करेगा उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। तो वो भी, तो उसके लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर से करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस पे। पार्ट बी का जो सिलेबस है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कितनी टॉपिक्स हैं, तो 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, है ना। अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑडिटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। ठीक है, ये सारा आपका टॉपिक है पार्ट बी का। इसकी क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस है 2000 रुपए। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, तो अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 40%। ठीक है, 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कूपन कोड लगा लीजिएगा, वहां पर आपका कूपन कोड मिल जाएगा। तो जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे, ये जो प्राइस है ये 40% से कम हो जाएगा आपका प्राइस। ठीक है, तो 40% के अराउंड डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर से चेकआउट करिएगा। कहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगी, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विजय अकेडमी इंदौर का। और ये जो 2000 का प्राइस है ये 40% से इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक है कि सर जो पार्ट बी है उसमें कितने क्वेश्चन आने, तो सबसे पहले देखिए उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 300 नंबर का एक क्वेश्चन, 300 नंबर के टोटल होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे। और ऐसे ही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पार्ट ए में, और जिसमें 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ऐसे करके आपका जो टोटल पेपर होगा वो होगा 450 नंबर का। 50 नंबर का इसमें साक्षात्कार होगा। कई को स्टूडेंट का था कि क्या सर साक्षात्कार होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा इसमें साक्षात्कार। तो जैसे ही आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे आपका साक्षात्कार होगा। दोनों नंबर जुड़ेंगे, मतलब 500 में से फिर लास्ट में मेरिट बनेगी और उस आधार पर आपको जो है जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, वो होना चाहिए अपनी मेन एग्जाम पर। और उसमें भी देखिए 300 नंबर का ये पेपर है जो मेन विषय है, वाणिज्य विषय है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो आज हम जो कवर करेंगे इसको कवर करेंगे। आज मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, आने वाले टाइम में यूनिट वाइज वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि यूनिट वाइज आपको स्पेसिफिक तैयारी क्या रखनी चाहिए या कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उस पर भी अगर आप सब कहेंगे तो मैं वैसे भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और पार्ट ए का जो वीडियो है वो भी जल्द ही लेकर के आपके लिए आएंगे। तो अब बात करते हैं पार्ट बी के ऊपर, है ना। एमपी का सिलेबस शुभम सर आपसे जल्द ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे आपको इस पर अप्रोच रखनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में जो वाणिज्य है उसमें सबसे पहली जो इकाई है वो क्या है, वो है लेखांकन। अब लेखांकन में आपसे प्रकृति, उद्देश्य, लेखांकन विधियां और लेखांकन प्रक्रिया, मतलब अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, उनकी कौन कौन सी मेथड्स हैं, ये क्वेश्चन। और उसके बाद जो है लेखांकन के मूल सिद्धांत, अवधारणाएं, परंपराएं एवं सीमाएं, लेखांकन समीकरण। तो अब देखो लेखांकन के जो इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, ये वाले पॉइंट में से जो क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से ड्राफ्ट करेगा। तो जैसे आपसे पूछ सकता है वो मनी मेजरमेंट, है ना। मनी मेजरमेंट की अवधारणा होती है, और अपनी बिजनेस इंटाइटिटी कंसेप्ट होता है, कॉस्ट कंसेप्ट होता है, अक्रूवल कंसेप्ट होता है ना। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा वो किस पर पूछ सकते हैं, लेखांकन समीकरण पर क्वेश्चन आएगा, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको कहते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम रखेंगे तो क्या आती है, असेट बराबर लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ये हमारा क्या आ जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है। मतलब टोटल असेट किसके बराबर होती है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर होती है लेखांकन समीकरण। तो इस पर यहाँ से क्वेश्चन आपको ये ध्यान रख करके जाना है, तो लेखांकन समीकरण अच्छे से पढ़ के जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आने वाले टाइम में बता दूंगा, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जा सकता है ना। अगर एग्जामिनर को यहाँ से पूछना होगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो यहाँ से जरूर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद पूंजीगत आयगत मदे। अब पूंजीगत आयगत मदे में क्या होता है, पूंजीगत आयगत मदे में आपको
एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि कौन सा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, कौन सा एक्सपेंस रिवेन्यू नेचर का है। आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से कि ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होता है, पूंजीगत इसको बोलते हैं, आयगत इसको बोलते हैं। तो उस पर क्वेश्चन आता है ना। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विजय एकेडमी इंदौर का, है ना। उसमें आपको इसकी 4-5 क्लासें तो ओपन ही है जहां तक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं चार चार क्लासें ओपन करवा दूंगा, तो आपका जो मूल्यह्रास का बेसिक है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, है ना। पूरी 4 क्लास में पूरा मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ाया है, तो वो आप 4 क्लास ऑलमोस्ट शायद ओपन है, और नहीं होगी तो मैं ओपन करवा दूंगा 3 से 4 क्लास। तो उससे आपका जो डेप्रिसिएशन का बेसिक पार्ट है, वो बेसिक पार्ट आप इस क्लास से कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करना होगा, यूनिट 1 में जाना होगा, यूनिट 1 में जाएंगे, है ना, कंटेंट के अंदर, यूनिट 1 के अंदर आप जाएंगे किसमें, मूल्यह्रास में, उसमें आपकी क्लासें ओपन होगी, क्लासें देख लीजिएगा, अपना मूल्यह्रास का टॉपिक यहाँ से आप कवर कर सकते हैं अगर आपका नहीं हुआ हो तो। इसके बाद लेखांकन की विधियां, अब इसमें कौन कौन सी मूल्यह्रास की मेथड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे एसएलएम मेथड होती है, डब्ल्यूडीबी मेथड होती है, और भी सारी मेथड होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होती है ना, एन्युटी मेथड, और भी कौन कौन सी मेथड होती है। तो ये सारी मेथड, जैसे मशीन घंटा दर विधि होती है ना, प्रोडक्शन यूनिट मेथड होती है, डिप्लेशन मेथड होती है ना। तो ये सारी मेथड इसके अंदर आती हैं, तो ये आप देख लग सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है त्रुटि और उनका वर्गीकरण। तो जो जो एरर होते हैं, अकाउंटिंग एरर जिसको हम बोलते हैं, अकाउंटिंग एरर, जो गलतियां कर देते हैं हम अकाउंट में करती समय। जैसे एक गलती का उदाहरण मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको सेल की एंट्री करनी थी, तो अब सेल की एंट्री क्या होती है, आपने कैश सेल करा, केस में माल बेचा, केस में माल बेचा, तो अब केस में माल बेचने की एंट्री क्या होगी बताइए। हमारे पास कैश आ रही है, तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का माल बेचा था, सपोज करिए 10,000 का माल बेचा था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, 10,000 केस आएगा, और हमने क्या करी, 10,000 की सेल करी। ये एक परफेक्ट एंट्री थी जो आपको करनी थी बुक्स में, बट आपसे क्या हो गई, गलती हो गई। कैसी गलती हो गई, ये 10,000 की जगह आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, ये 10,000 की जगह आपने लिख दिया यहाँ पर जल्दी जल्दी में 1,000, तो 9,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये गलती है, ये अकाउंटिंग की गलती है, तो उसके ऊपर एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ये और वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 यूनिट डिस्कस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट वाइज टॉपिक लेकर के आ जाऊंगा, एक यूनिट लेकर के आएंगे, उस एक यूनिट में मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रख के जाइएगा पेपर में, ठीक है। तो ये हो गई बात किस पे, कि कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। दूसरा है और परिस्थितियों का त्रुटि सुधार। अब ये गलती कर दी थी, जैसे सेल की क्या एंट्री कर दी थी हमने, 1,000 कैश में क्या कर दिया था, ऊपर कैश में हमने ले लिया था, कैश में पैसे जो आए थे उसको ले लिया था 1,000 रुपए, और सेल्स में तो बिल्कुल सही लिखी थी, क्या करा था यहाँ 10,000 रुपए। तो ये डिफरेंस आ गया था, मतलब केस 9,000 से कम लिखी थी हमने, तो अब उसको सुधार करना पड़ेगा कि भैया ये गलती है, इसको सुधारो। तो जो सुधार करने के लिए प्रोसेस अपनाते हैं उसको बोलते हैं त्रुटि सुधार, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है तलपट, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को तैयार करना। तो अब देखो ट्रायल बैलेंस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, एक सीधा क्वेश्चन तो हर बार पूछा जा सकता है, वो क्या है, तलपट क्या है। तो तलपट एक विवरण है ना। ये क्वेश्चन तो मैं अभी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में होना ही चाहिए याद। कभी कभी एग्जामिनर एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो यही पूछ लेते हैं कि तलपट क्या है। तलपट एक अकाउंट है, तो तलपट एक विवरण है, क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो तलपट क्या होता है, तलपट क्यों बनाया जाता है, तलपट क्या बताता है, तलपट में कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये सारा पढ़ना है आपको यहाँ से, ठीक है, तलपट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है फाइनल, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, समायोजन सहित अंतिम खाते, मतलब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर हमारे पास आएगा, उसके बाद हम करते हैं उसकी एंट्री, है ना। जैसे जनरल एंट्री करेंगे, या हमारी जो सब्सिडरी बुक्स है, सेल परचेज केस की बुक है, उनमें एंट्री करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं पोस्टिंग, इसके बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेटमेंट या फाइनेंस अंतिम खाते बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहाँ बनाते हैं हम नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट, ये हमारा फाइनल अकाउंट पूरा बनता है। तो जब हम ये सब अकाउंट बना रहे हैं, मतलब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, या हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जब ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कई सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे अक्रूवल एडजस्टमेंट होगा, है ना। अक्रूवल बेसिस पर क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग कुछ खर्चा है तो उसका एडजस्टमेंट आपको देना है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसका खर्चा देना है, ठीक है।
कोई इनकम अक्रूड है बट नॉट रिसीव्ड हुई है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो उसको मिला करके यहाँ पर अंतिम खाते बनते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग का खर्चे का एडजस्टमेंट कैसे होगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर जब आप पढ़ें तो वो सारी चीजों को आप ध्यान में रखें कि सारे जो एडजस्टमेंट होते हैं फाइनल अकाउंट में, उसको हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। तो पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट सारा पार्टनरशिप कवर करा है इन्होंने, है ना। सबसे पहले बेसिक कि पार्टनरशिप क्यों होती है, साझेदारी संलेख, है ना, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, देखिए हर एक चीज कहाँ पर लिखाती है, पार्टनरशिप डीड में लिखाती है। एक क्वेश्चन जो अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में लाऊंगा आपके लिए कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब कैसे पढ़ोगे तो जब कैसे ध्यान में रखना उस पर भी बात कर लेंगे। तो अभी पार्टनरशिप आपको क्या कवर करनी है, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदार की पूंजी, है ना, साझेदारी सामान्य लेखे, नए साझेदार का प्रवेश। अब नया पार्टनर आता है तो क्या निकालना पड़ता है, नया पार्टनर आता है तो हम उसको क्या देते हैं, शेयर में हिस्सा देते हैं, तो त्याग अनुपात निकलेगा, नया अनुपात निकलेगा। तो नए अनुपात की कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, त्याग अनुपात की कैलकुलेशन, ख्याति का मूल्यांकन, है ना, और उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, उपचार का मतलब ख्याति का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की बहुत सारी विधि होती है ना, एवरेज मेथड होती है, कैपिटलाइज मेथड होती है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड होती है। तो ये सारी मेथड आपको पढ़नी है, ठीक है, और उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, है ना, ये देखना है। इसके बाद नए साझेदार के प्रवेश का लेखांकन। जब वो नया साझेदार आता है तो अपने साथ क्या लेकर के आता है, कैपिटल लेकर के आता है और गुडविल लेकर के आते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये आपको पढ़ना है यहाँ पर। इसके बाद साझेदार का अवकाश ग्रहण। अब साझेदार का प्रवेश हुआ, कोई साझेदार साझेदारी फर्म में नहीं रहना चाहता है, तो उसका अवकाश ग्रहण हुआ है ना, पार्टनर का। तो अब उसकी स्थिति में एक जैसे सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। उसकी स्थिति में क्या हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, ये सारा ख्याति का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, नया अनुपात निकालेंगे। क्योंकि क्या होगा, अब जैसे सपोज करिए यहाँ पर कैसे थे, मृत्यु के समय समझिए कि ए, बी और सी तीन साझेदार थे। अब तीन में से क्या हो गया, जो सी है उसकी मृत्यु हो गई, सी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब कितने बचे, अब दो ही साझेदार बचे हैं साझेदारी फर्म में, ए और बी। तो पहले इन तीनों के बीच में क्या बचता था, प्रॉफिट एंड लॉस बटते थे। अब क्या होगा, अब ये दोनों के बीच में बटेंगे, तो अब नया अनुपात निकालना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन समझिए। ऐसे ही विघटन, फर्म का क्या कर दिया, विघटन कर दिया। तो फर्म का विघटन कब कब होता है, अनिवार्य विघटन किन किन दशाओं में कंपनी का अनिवार्य विघटन हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दिवालिया सहित, तो इसमें आपको वो भी ध्यान रखिएगा, एक नियम गाना बनाम मर्रे, गाना बनाम मर्रे का जरूर से आप पढ़ के जाइएगा, है ना, गाना बनाम मर्रे का। इसके बाद क्या हुआ, साझेदारी फर्म का एकीकरण, है ना, साझेदारी फर्म का संयुक्त स्कंद प्रामंडल की कंपनी में परिवर्तन। तो ये सबसे एंड में टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जामिनर तो वो यहाँ से पूछेंगे। इनको डिस्कस कर लेंगे हम आने वाले वीडियो में कि टॉपिक से क्वेश्चन कैसा बनेगा, है ना। ये समझ में आया पूरा पॉइंट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है ना, पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ती समय क्या क्या ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे एक बार वीडियो में, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपको लगा कि हाँ सर इससे बेनिफिट है, तो आने वाले टाइम में मैं फिर क्या करूंगा, आपको ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ड्राफ्ट करते समय एग्जामिनर क्या क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब इसके बाद पॉइंट नंबर क्या आता है, इकाई नंबर 3 आती है। इकाई नंबर 3 क्या आती है, इकाई नंबर 3 आती है निगमित लेखे, कारपोरेट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं हम। तो अब इसमें क्या पूछेंगे, वो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, इशू, है ना, इशू कैसे होगा, जब हम इशू करते हैं तो इशू को प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं ना, डिस्काउंट के संबंध में प्रोविजन आ गए हैं, अब 2013 आ गया है ना, कंपनी अधिनियम 2013 आ गया है, तो उसके अनुसार आपको देखना है कि डिस्काउंट पर अब रोक लगा दी है, ठीक है। और क्या हो गया है, और इशू ऑफ, जब ये पढ़ें तो इसके साथ क्या क्या पढ़ लें, टाइप भी पढ़ लें कि इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो वो पढ़ के रखिएगा। इसके बाद हरण, है ना, जब हरण कर लिया तो हरण कब होता है, हरण कैसे किया जाता है। फिर जो शेयर हरण करे हमने, देखिए हरण कब होता है ये मैं बता देता हूँ यहीं पर ही। तो हरण कब होता है, जैसे मान लो एक कंपनी ने 100 रुपए वाला शेयर बेचा था, 100 रुपए वाला शेयर इशू करा था, उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थे, और इसका इशू प्राइस भी कितना था, इशू प्राइस भी इसका 100 ही रुपए था, मतलब 100 वाला शेयर 100 में इशू करा कंपनी ने। अब हुआ क्या, कंपनी ने ये मिस्टर राम को एक से राम का नाम नहीं लेते, ईश्वर का नाम है, तो ये मिस्टर अमित है। तो ये मिस्टर अमित को इन्होंने इशू करा था कितने वाला शेयर, 100 वाला शेयर 100 रुपए में इशू करा था। अब हुआ क्या, अब हुआ कि अमित जी के पास अभी पैसे नहीं थे, तो इनने केवल 80 रुपए ही दिए। कितने रुपए दिए, 80 रुपए ही दिए, 20 रुपए नहीं दे पा रहे हैं वो कंपनी को। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि वो पूरे पैसे नहीं चुका पाते हैं या कंपनी ने जितनी मांग करी वो नहीं चुका पाते हैं, तो फिर कंपनी क्या करती है, उनके शेयरों का कर लेती है हरण। तो वो पढ़ के जाना कि हरण करेंगे तो कितना, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद पुनर्निर्गमन मतलब री इशू। यही शेयर जो हरण करे अमित से, ये किसी दूसरे को री इशू कर दिया। तो जब री इशू करा है
तो फिर क्या होगा, री इशू करा तो हमने फिर उस समय ध्यान रखना है कि जब री इशू कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, और उस समय कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, फॉरफीचर अकाउंट की एंट्री कैसे होती है, ये समझ लेना। ठीक है। इसके बाद आता है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो जब जब आप इसको ईमानदारी से पढ़ लेंगे ना, ये वाली बात को देखो, ये वाला ईमानदारी से पढ़ लेंगे ना, ये वाला पॉइंट अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया ना, तो ये वाले पॉइंट को आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इजी पड़ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो एंट्री का पैटर्न है वो सेम है। ठीक है। इसके बाद कंपनी का लाभ हानि विवरण पत्र एवं स्थिति विवरण, है ना, चिट्ठा जो होता है वो, तो आपको क्या बनाना है यहाँ पर, कंपनी का मतलब कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी का बैलेंस शीट। तो जब ये देखो, अब मैं बता देता हूं आपको पढ़ती समय, जब आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे, ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है बस, ये वाला पार्ट पढ़ लेंगे, तो जब कंपनी के स्टेटमेंट बनते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, बस थोड़ा सा फर्क, मतलब एडजस्टमेंट जो होंगे ना वो सेम ही होते हैं, एडजस्टमेंट होती समय कोई डिफरेंस नहीं आता है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदलेगा कंपनी के तरीके में, बाकी एडजस्टमेंट जो होते हैं फाइनल अकाउंट में वो कंपनी में भी सेम ही होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, लाभांश की घोषणा, लाभांश का निपटारा और बोनस अंशों का निर्गमन। तो अब क्या होता है, अब जैसे कंपनी डिविडेंड बांटती है, तो कंपनी के डिविडेंड के संबंध में ध्यान रखना है कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं। इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, इसके लिए आपको कंपनी अधिनियम 2013 ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 2013 को ध्यान में रख करके आपको डिविडेंड के चीजें समझनी होगी। फिर बोनस इशू करते हैं तो क्या ध्यान रखना है, उसका कैसे निर्गमन किया जाएगा, ये अंशों का अभिगोपन किया गया है या अंशों की वापसी, मतलब बायबैक ऑफ शेयर भी होता है, तो बायबैक ऑफ शेयर कब करेगी कंपनी, है ना, ये समझ में आया। ये पूरा देखिए यहाँ पर यूनिट 3 में, कहाँ गया यूनिट 3, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए आप, ये देखो बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, तो कंपनी बायबैक ऑफ शेयर कर रही है तो उसके संबंध में क्या होता है, तो अब बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, बायबैक ऑफ शेयर ये होता है कि जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने अपने शेयर इशू करे थे पहले, ये शेयर इशू कर दिए, किसको इशू कर दिए, ये अजय को इशू कर दिए, सबको इशू कर दिए, तो उसमें से एक अजय एक शेयर होल्डर है, उसके पास शेयर है, कितने रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 100 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला शेयर है। अब कंपनी ने क्या करा, ये शेयर जो अजय के पास है इसको वापस से खरीद लिया कि अजय जी हमारा शेयर हमको दे दो, और हम इसके बदले में आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको 50, 100 रुपए, 150 रुपए, जैसा भी कंपनी को रहेगा, कंपनी दे देती है पैसे और अपने शेयर ले लेती है। तो जब कंपनी अपने ही शेयर खुद परचेस करती है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एबी लिमिटेड ने पहले इशू करा था, अब वापस ले लिया अपना शेयर, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं बायबैक। तो इसकी एंट्रियां होती हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, है ना, तो वो पढ़ते समय ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लागत, लागत लेखे। ठीक है। तो अब लागत लेखे में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, तो लागत की अवधारणा पढ़ लेना। तो अवधारणा में क्या रहना, आपको क्या समझना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब पढ़ लेना। लागत विधियां कौन कौन सी होती हैं, है ना, मेथड्स कौन कौन सी होती है वो पढ़ लेना। लागत के तत्व और लेखा मानक। अब देखो यहाँ क्या दिया है, कॉस्ट अकाउंट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए होते हैं, एएस, एएस किसके लिए होते हैं, एएस होते हैं अकाउंट्स के लिए, कि जब अकाउंट्स बना रहे तो आपको एएस का पालन करना है, आपकी बुक्स जो है अकाउंटिंग बुक्स वो एएस के अनुसार होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, आईसीआई इशू करता है। तो ऐसे ही जब आप लागत लेखे बना रहे हैं, जब आप कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लागत लेखा मानक का आपको पालन करना होता है। ठीक है। ये कौन देखता है, तो ये सीएमए जो होते हैं ना, सीएमए वो होते हैं, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, बुक्स को देखना, बुक्स को ऑडिट करना, ऐसे ही सीएमए जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जो कॉस्ट के सारे चीजें होती है ना उस पर वो ऑडिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट करने का पावर जो होता है वो इनके पास होता है, सीएमए के पास, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट का पूरा चैप्टर होता है ना, तो मटेरियल कॉस्ट को अच्छे से पढ़ना। निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन कैसे करेंगे, लागत श्रम लागत लेखांकन कैसे करेंगे, तो जो लेबर जो लगती है कॉस्टिंग के अंदर, तो वो लेबर के समय आपको देखना है ना, लेबर कॉस्टिंग की कैलकुलेशन को पूरे से अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद मजदूरी भुगतान पद्धति, उप, ऊपरी व्यय का मतलब ओवरहेड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका हम करें ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम कॉस्ट लगाते हैं तो उसकी रिकवरी करते हैं, तो वो रिकवरी कैसे करी जाएगी। कॉस्ट शीट के सारे वो पढ़ लेना, कॉस्ट शीट की सारी डिटेल पढ़ना है आपको यहाँ पर, कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइम कॉस्ट में किन किन चीजों को शामिल करेंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है।
इसके बाद उत्पादन खाता, है ना, निविदा मूल्य की गणना, है ना, कैसे करेंगे, ये सारी बातें। इसके बाद यहां से आपको ध्यान के रखना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है, मे बी एग्जामिनर यहाँ से आपसे प्रैक्टिकल पूछे और यहाँ से भी आपसे प्रैक्टिकल पूछे। ठीक है, लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक टॉपिक होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट शीट हो, कॉस्ट अकाउंट के अकाउंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें हम फाइनल अकाउंट सारे बनाते हैं, या जो हमारी बुक्स बनाते हैं अकाउंटिंग बुक, उससे क्या करते हैं, उससे जो हमारे इधर अकाउंट्स बने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंट्स बने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो हमारे फाइनल इधर अकाउंट्स होते हैं, किसमें, वित्तीय लेखे होते हैं, उसका मिलान करना कि ये जो लागत लगी है इसको कंपेयर हम किससे मिलाते हैं, कि इससे मिलाते हैं कि हाँ कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो इसका मिलान करने का भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लागत लेखे के अंदर। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं प्रैक्टिकल, तो इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ के जाइएगा। श्रम लागत और इन सब में सामग्री लागत, इन सब में कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कंसेप्ट पढ़ लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आपसे सीधे सीधे मैनेजमेंट को आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए हैं उनको 2 से 3 बार पढ़िएगा, तो रिवाइज कर लेंगे जब आप, और कोशिश करिएगा अगर आप क्लासों में होंगे हमारे साथ। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि 2,000 रुपये फीस है अभी, और उस पर आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी आपको उस पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये फीस अभी जो 2,000 चल रही है, उस 2,000 पर भी आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब प्रबंध की अवधारणा क्या होती है, प्रबंध की अवधारणा क्या होती है, प्रबंध की विचारधारा का विकास, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। तो एकदम पहले आपको समझना है कि मैनेजमेंट आया क्यों, है ना, मैनेजमेंट जीवन में आया क्यों, क्यों जरूरी है, नियोजन की अवधारणा क्यों जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं नियोजन की अवधारणा से संबंधित। ठीक है, नियोजन तकनीक क्या है, टेक्निक्स क्या है, उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा यहाँ से। संगठन की अवधारणा, संगठन के प्रकार कितने होते हैं, तो अब सारे संगठन के प्रकार अच्छे से पढ़ के जाना, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, निर्णयन का परिचय व निर्णयन प्रक्रिया। ठीक है, स्टाफिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है। ठीक है, यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाना। नेतृत्व का आशय क्या होता है, नेतृत्व शैलियां क्या होती है। कई बार तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसा पूछ सकते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछेंगे कि अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं, मतलब वो दे देंगे कोई सी एक आपको स्थिति दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अभिप्रेरण यहाँ पर अभिप्रेरण से क्या आशा है, ऐसा एक पूरा दे दिया और पूछ लेंगे कि ये क्या है, अभिप्रेरण है ऐसा। ठीक है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत एवं तत्व, नियंत्रण का आशय और प्रक्रिया। तो ये सिद्धांत, जहां जहां सिद्धांत वर्ड आए उसको अच्छे से पढ़ के जाना, उनके अंदर जो पॉइंट होते हैं उनको भी आप याद करके जाइएगा। जैसे संगठन के प्रकार हैं तो प्रकार को अच्छे से याद करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर एक और वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा, और उसमें टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आ जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर पूरी 10 यूनिट पर ये बताने लगा मैं कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक पर रखेंगे। उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि कभी मान लो आपको भूल गया आपकी 5वीं यूनिट पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे ये समझना है, तो फिर आप क्या करेंगे, केवल वो 5वीं यूनिट वाला वीडियो देख लेंगे। अगर आपको ये देखना है कि 4th यूनिट कॉस्ट में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो केवल 4th वीडियो वाला देखना होगा, 4थी यूनिट वाला ही वीडियो आपको देखना होगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर उसके लिए आपको है तो जरूर से हमें फीडबैक देंगे, अगर आपका अच्छा फीडबैक होगा तो हम जरूर से उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वो क्यों आई, मतलब क्या हुआ कि देखो पहले क्या थी, बुक्स जो बनती थी वो लोग बनाते थे, मतलब आप जैसे मैं जैसे, या हम जब छोटे थे तो हमने देखा है कि बहुत समय पहले मुनीम बैठे रहते थे, है ना, बड़ी बड़ी दुकानों पे, अब आज भी है बट फिर भी बड़ी बड़ी दुकानों पे हम जाते थे तो वो अपने पास एक लाल किताब रखते थे, है ना, उसमें सारा रिकॉर्ड करते थे। तो दिक्कत क्या थी कि कुछ गलती हो जाती थी तो उनको वहीं काटना पड़ता था, बड़ी बेकार दिखता था, और ये सब बुक्स को रखना बड़ी बड़ी बुक्स से हो जाती थी, बहुत सारे लोग लगते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ, और कंप्यूटर के विकास के साथ साथ उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, जैसे टेली हुआ, है ना, सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हुए, जोहो बुक्स हुई, ऐसे कई सारे हैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अकाउंट्स का काम बुक्स में होता था, जो हम देखते हैं मुनीम बुक्स लिखते थे, धीरे धीरे वो क्या हुआ, सब आज शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया है, आज कंप्यूटर पर आ गया है। तो वो सारा चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है कि हाँ कंप्यूटर पर क्यों आया, कंप्यूटर पर कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के क्या लाभ हैं, है ना, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या घटक हैं, सीमाएं क्या हैं, और इस प्रणाली के
मानवीय लेखांकन प्रणाली से तुलना, मतलब देखो कंप्यूटर में जो होता था और इसमें होता था, उन दोनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है वो आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या समझेंगे, लेखांकन प्रणाली की स्थापना के चरण क्या क्या होते हैं, खातों का, शीर्षक का, है ना, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये वाली है ना, है ना, लेखांकन सॉफ्टवेयर पैकेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से ड्राफ्ट होंगे। ठीक है, और लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, प्रमुख कठिनाइयां और सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। जैसे सावधानियां में ये होता है कि भैया आजकल सब कंप्यूटराइज हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर हैक कर लेता है। देखा, जैसे आपने सुना होगा कि पासवर्ड, उन्होंने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया, तो ये आज सबसे बड़ी दिक्कत थी। बट अगर पहले जो बुक कीपिंग रखी जाती थी, कोई किसी का बुक कहीं से भी हैक कर सकता नहीं, उसको उस दुकान पर आना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो बुक्स ले सकता है। बट आजकल तो सब ऑनलाइन होने से अमेरिका का व्यक्ति भी एमपी के जो भी कहीं बुक्स है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी आपको, है ना। तो इसको पढ़ती समय पहले आप कैसे पढ़ेंगे, जब अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, खुद से जब पढ़ना होगा कि पहले समझना होगा कि क्या जरूरत पड़ी हमको कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली की जीवन में आने की। ठीक है, और उसके बाद ये आएंगे। इसके बाद आ जाता है अंकेक्षण, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का परिचय, मतलब इसमें हम बताएंगे कि ऑडिटिंग क्यों आवश्यक है, कितने प्रकार के ऑडिट होते हैं, ऑडिट के प्रकार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, स्ट्रेटेजरी ऑडिट्स क्या होते हैं, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है उसके, महत्व और अंकेक्षण कार्य क्या है। अंकेक्षण के, अंकेक्षक के कर्तव्य, मतलब जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटर होता है, ऑडिट कौन कर सकता है। देखो, तो ऑडिट है ना सीए करता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के होते हैं वो ऑडिट कौन करता है, सीए करता है। सीए कहाँ से बनते हैं, तो आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके, उनकी ट्रेनिंग पास करके सीए बना जा सकता है। ठीक है, ये है। और क्या करता है आईसीआई, जो सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन हर बार मैं बोलता हूँ वो ये है कि आईसीआई क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये वाला, तो ध्यान रखिए। तो अब हम वापस आए थे, तो ऑडिट, ऑडिट कौन कर सकता है, सीए कर सकता है। तो सीए के क्या मतलब, जो ऑडिटर बन रहा है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या दायित्व है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है, तो अब ये कंपनी अंकेक्षक की जब नियुक्ति की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको कंपनी अधिनियम 2013 के प्रोविजन ध्यान रखना है। ठीक है, 2013 के, जैसे कोई व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो पागल हो गया है, तो क्या वो किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर वो कोई कहना मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया गया है, देखिए कोई जब सीए काम सही नहीं करता तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाता है, तो कोई उस पर ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है तो वो नहीं बन सकता कंपनी का ऑडिटर। अगर वो इंटरेस्टेड पार्टी है, मतलब कोई, जैसे आपने कल से एक कंपनी खोल ली, ठीक है, और अब आपके भाई को आप ऑडिटर बना सकते हो, तो वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन सकता वो ऑडिटर, क्योंकि आपके भाई की कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो एक भाई दूसरे भाई की गलतियां थोड़ी ना निकालेगा, तो इसलिए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट है जो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। इसके बाद संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन, वेरिफिकेशन और उनका वैल्यूएशन, और अंकेक्षण प्रतिवेदन, ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर रिपोर्ट जो होती है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, जब कोई ऑडिटर ऑडिट करता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑडिट करा, है ना, मैं कर भी सकता हूँ, सीए हूं तो ऑडिट, है ना, तो ऑडिट कर सकते हैं, सीए होने का ये बेनिफिट है। तो अब मान लो मैंने एक ऑडिट करा, किसका करा, एबीसी लिमिटेड का ऑडिट करा। तो एबीसी लिमिटेड का मैंने ऑडिट करा। अब मुझे जो लग रहा है कि यार मैंने ऑडिट करते समय ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, कुछ गलत बात बोल रही है ना, कुछ गलत बात बोल रही है ये, ऐसा है, या उनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ छुपाया जा रहा है मेरे से, क्योंकि हर एक चीज ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होती, वो चीजें मांगता है बट नहीं। तो फिर क्या होता है, वो हर एक चीज को यहाँ पर लिखता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, मतलब अपनी बातें वो जनता को, जो शेयर होल्डर हैं और जो बाकी पार्टियां हैं उनको बता रहा है। उनको वो बताते हैं कि देखो मेरे को, मैं ऑडिट कर रहा हूँ बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां हैं। तो उसका एक प्रोसेस होता है ना, वो अपनी रिपोर्ट दे देता है ना। तो उसको, उसके टाइप्स होते हैं, रिपोर्ट के भी टाइप होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं। जैसे अगर बहुत पहले की बात है, जब किंगफिशर कंपनी उसमें चल रही थी, थोड़ी सी विवादों में, तो उसकी जब रिपोर्ट लिखी गई थी किंगफिशर कंपनी की, जो किंगफिशर कंपनी विजय माल्या की कंपनी है, जो आज आपको पता ही है क्या हुआ उसके साथ। तो उस समय जो ऑडिटर थे उस कंपनी के, जिन्होंने ऑडिट करा था, तो क्या होता है जब ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई गलत लग रहा है, मतलब आप 100% श्योर नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो नॉर्मली ऑडिटर क्या करते हैं, अपनी जो भी बातें लिखते हैं वो इटैलिक भाषा में लिखते हैं। इटैलिक भाषा का मतलब, इटैलिक फॉन्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मेरे को कुछ लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, तिरछा लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा डाउन लिखूंगा, इस तरह से। नॉर्मली आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसी लिखनी है, जैसे अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट लिखनी है, कुछ वर्ड लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा सौरभ, तो अगर मेरे को सब कुछ सही लिख रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा, सीधे लिखूंगा, ऐसे।
और अगर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर मेरे को लग रहा है, मेरा प्रोफेशनल स्केप्सिज्म ऐसा कहता है, मतलब मेरी प्रोफेशनली जो रूप से मैं हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गोल गलती है, तो मैं क्या करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट लिखते समय थोड़े से फॉन्ट तिरछे कर दूंगा। थोड़े से फॉन्ट कैसे कर दूंगा, तिरछे कर दूंगा, है ना। अरे ये ऐसा सीधा नहीं लिखूंगा, हल्के से तिरछे लिखूंगा, उसको ये बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है इस तरह से, ऐसे लिखेंगे जैसे ऊपर मैंने लिखा ना, थोड़ा सा आपको डाउन दिख रहे होंगे, तो इस तरह से सीधे ना लिखते हुए तिरछे लिखे जाते हैं। तो ये क्या लिखा जाता है, मतलब एक तरह से ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जब किंगफिशर कंपनी के जो ऑडिटर थे ना, उनने अपनी भाषा कैसी लिखी थी, इटैलिक में लिखी थी, तो उससे समझ में आ गया था, सारे जो शेयर होल्डर थे और जो बाकी अथॉरिटीज थी उनको समझ में आ गया था कि किंगफिशर की स्थिति ठीक नहीं है, आने वाले समय में किंगफिशर की स्थिति खराब होने वाली है। तो ये इस तरह से ऑडिटर रिपोर्ट लिखते समय हर एक पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। इसमें अपने ओपिनियन दिए जाते हैं ना, तो ओपिनियन के भी टाइप होते हैं। जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि हाँ मुझे क्या लगा ऑडिट करके, तो वो ओपिनियन को आपको यहाँ पर देना होता है, तो वो ओपिनियन को आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाते हैं, उद्यमिता की अवधारणा। ठीक है, ये वाले पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये एकदम इजी है। ठीक है, इसके बाद कार्य महत्व समझना है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है, विशेषताएं और प्रकार। ई कॉमर्स बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है ना, और सी टू सी क्या होते हैं, ये ऐसे कई सारे टाइप से, तो वो पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रकार से भी। ठीक है, तो ये हो गई 7 यूनिट। मैं आपको बता दूंगा एक बार डिटेल में कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको गणित पढ़ना है, गणित एकदम बेसिक पढ़ते जाइएगा। बेसिक पढ़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि एकदम डीप मत जाइएगा, कोशिश करिएगा नॉर्मल पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ने की कोशिश करिएगा। बेसिक मतलब एकदम सीधे सीधे टॉपिक पढ़िएगा इनके। सीधे सीधे टॉपिक का मतलब है कि पहले जब आप ये कमीशन पढ़ें तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, औसत, साधारण 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 कमीशन, ये वाले से चालू करिएगा, इस वाली प्रकार से चालू करिएगा, है ना, इस वाले पॉइंट से चालू करिएगा। इसके बाद आप किसको करिएगा चालू, इस वाले पॉइंट को चालू करिएगा। इसके बाद आइएगा औसत और अर्थ पर, है ना। इसके बाद जाइएगा नीचे, युग्मित समीकरण की विभिन्न और वैदिक गणित क्या होता है, ये सब पढ़िएगा। सबसे पहले ऐसे टॉपिक सीधे सीधे ले लीजिएगा, एकदम सीधा है, आराम से हो जाएगा सारे टॉपिक, काफी समय है, तो ये सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। तो ये है व्यवसायिक गणित की यूनिट 8। इसके बाद आती है बात किस पर, यूनिट 9 पर। यूनिट 9 जीएसटी। ठीक है, जीएसटी की क्लासे कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आप जीएसटी की क्लासे अभी क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए यूनिट 1 चल रही है, यूनिट 1, और जीएसटी की क्लासेस में थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक बार आपको बेसिक, या तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, जो क्लास के स्टूडेंट है वो भी ये देख लेंगे, तो कि जीएसटी की क्लासे कैसे लें। मतलब जीएसटी की क्लासे दो तरीके से मेरा प्लान चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी अभी जीएसटी की क्लासे मैं नहीं ले रहा हूँ। वो इसलिए है कि आपको डायरेक्ट नोट्स लेकर के ही मैं पढ़ाता हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं हम क्लासों में कि नोट्स आपके सामने होता है, जो नोट्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ वही नोट्स आपको दिया जाता है, ताकि मेरा ये मानना होता है कि आपकी इमेज बनी रहती है नोट्स के साथ, आपको पता होता है कि कहाँ पर किस वर्ड का क्या मतलब है, तो आपको वो बाद में पढ़ने में इजी होता है ना। तो मैं ये कोशिश करके ही पढ़ाता हूँ हर बार कि नोट्स पहले दिए जाते हैं और नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आपके पास नोट्स हो तो आपको बाद में वो पढ़ती समय आसानी से याद रहे। तो अब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या करें, अभी स्लाइड बेस्ड पढ़ा दूं मैं आपको, मतलब टॉपिक टॉपिक का नाम लिख दूं, वर्ड लिखा रहे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं आपको, एक वो तरीका है। या वही तरीका रखें कि नोट्स बनाएं, नोट्स दें आपको, पूरे के पूरे नोट्स दें और फिर उसी नोट्स से पढ़ाया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो अभी जीएसटी के नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इस वजह से जो है जीएसटी की क्लासें आपकी रुकी हुई हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर आप पढ़ा दीजिए, मतलब आप पढ़ाते जाइए, आप क्या रखिए, पॉइंट रख लीजिए, मतलब पॉइंट पॉइंट रख लीजिए और हमें पढ़ा दीजिए, और अभी तो आप पढ़ा दीजिए और बाद में फिर हमें नोट्स दे दीजिएगा, तो चलेगा। तो अगर ऐसा आप बोलेंगे तो आप बोल दीजिए, तो फिर 1-2 दिन में क्लासेस चालू कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए, और आपकी बाकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, जीएसटी भी आ जाएगा। तो अब देखो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक नया एक्ट है ना। तो सबसे पहले इसकी डेट ही याद रख लीजिएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो एक इनडायरेक्ट कर है, आईडीटी कहते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये बात ध्यान रखिएगा इसको, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली ध्यान रखिएगा कि सप्लाई क्या होती है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, आरसीएम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। सीजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है ना, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसकी संरचना, स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का, वर्गीकरण, है ना, अलग अलग। इसमें इसमें आपूर्ति, तो आपूर्ति का आपको सेक्शन याद होना चाहिए, है ना। और
कर का संग्रहण कैसे किया जाएगा, कर मूल्य का निर्धारण, है ना, कर मूल्य का मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे करेंगे। तो हर एक पॉइंट पर आपको यहाँ पर इसके सेक्शन भी याद रखने की मैं कहूंगा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्यों क्यों रिक्वायरमेंट है? नॉर्मली अगर कोई दूसरी एग्जाम में होता तो मैं ये यहाँ पर सेक्शन, अभी तक मैंने कहीं भी सेक्शन की बात नहीं करी कभी भी। जैसे अभी हम ऊपर कंपनी लॉ में बात करके आए तो मैंने सेक्शन पर फोकस नहीं करा, मेरा फोकस था कंटेंट पर। बट मैं इस टॉपिक पर आपको कहूंगा कि थोड़ा सेक्शन जरूर ध्यान रख करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, आप एक टैक्स असिस्टेंट है ना, कराधान सहायक बनने वाले हैं, तो कराधान सहायक से उम्मीद की जाती है कि उनको टैक्स पता हो। तो इसमें तो अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर मैं एकदम डिटेल में कहूँ तो आपको सबसे पहले समझना है कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, जीएसटी कब लाया गया, जीएसटी लाने के पीछे उद्देश्य क्या था सरकार का, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, जीएसटी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इसमें फिर आता है कंसेप्ट, क्या आता है कंसेप्ट सप्लाई का, है ना। सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब इसमें हर एक वर्ड को शामिल किया गया है। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूँ कि आपने बार्टर करा हो, सेल करा हो, कुछ भी करा हो, तो उसको सप्लाई में आता है ना। इसकी एक डेफिनेशन है, वो याद करके जाइएगा। डेफिनेशन में हर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको भी याद करके जाना है आपको। ठीक है, तो ये होती है सप्लाई। सप्लाई के बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, इसमें आता है एक प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहां पर गुड्स जाने वाली है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अपने वो हैं, क्या हैं, रूल्स हैं, सेक्शन हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। टाइम ऑफ सप्लाई होती है, फिर इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कब माना जाएगा कि आपने माल बेच दिया है। माल बेचने को बोला जाता है जीएसटी में सप्लाई, तो हम बोलेंगे कब माल बेचा हुआ मान लिया जाएगा। तो उसका टाइम आपको डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, टाइम ऑफ सप्लाई के द्वारा। एक एक चैप्टर होता है पूरा, तो उसमें बोला जाता है टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसको समझना है। उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर मैं वीडियो जरूर से लेकर के आ जाऊंगा, आप सब बोलेंगे तो। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आती है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में क्या देखा जाता है, कंप्यूटेशन में ये देखा जाता है कि जीएसटी की जो वैल्यू है, मतलब जैसे अगर आपने किसी को 10,000 का माल बेचा, तो इसको 10,000 का ही माल बेचा जाएगा क्या, इसमें और भी कोई चीजें जोड़ी जाएंगी, तो उसको ध्यान में किसे रखा जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी में। ठीक है, फिर आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजों के साथ साथ आपको क्या देखना है, रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन क्या है। ठीक है, टैक्स कब पे किया जाएगा, ये है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी जीएसटी में। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो आता है आगत कर छूट, है ना। और क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ई वे बिल क्या होता है, ई इनवाइसिंग क्या होती है। तो अब देखो ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको, है ना, अगर ई वे बिल को अभी मैं बताऊं तो ई वे बिल में ये होता है कि आपकी, अगर कोई सामान जा रहा है उसकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इतना, इतने वैल्यू से ज्यादा का सामान अगर इतनी दूर से ज्यादा जाएगा तो फिर आपको ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल कुछ नहीं होता है कि जैसे अगर मान लो आप यहाँ से एमपी से माल कहाँ भेज रहे हो, एमपी से माल यूपी भेज रहे हो, किस में भेज रहे हो, इस ट्रक में भेज रहे हो। अब इस ट्रक के माध्यम से आप माल भेज रहे हो, ठीक है, ये माल भेज रहे हो। अब इस ट्रक में कितने का माल चढ़ा हुआ है, इस ट्रक में मान लीजिए 50 लाख का माल है, जो इस ट्रक में लोड होके जा रहा है। यहाँ से कहाँ से, एमपी से यूपी जा रहा है। तो हम जीएसटी डिपार्टमेंट को, जीएसटी पोर्टल को पहले से ही बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि सर देखो, एमपी इंदौर से ये माल कहाँ जा रहा है, यूपी जा रहा है, एमपी इंदौर से ये माल यूपी जा रहा है। किस गाड़ी में जा रहा है, इस गाड़ी में जा रहा है। उस गाड़ी का नंबर लिखा रहता है ई वे बिल में। और क्या लिखा रहता है, इसमें इतने का माल जा रहा है, ये लिखा रहेगा। उसमें 50 लाख का माल तो जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, तो वो भी डिटेल रहती है। हर एक डिटेल को हम पहले से ही ई वे बिल में चढ़ा देते हैं। तो फिर क्या होगा, कहीं चेकिंग हुई, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कहीं भी खड़े रहते हैं रोड पर, हाईवे पर, और वो इस गाड़ी को हाथ दे देंगे कि रोको भैया, साइड में लगाना, गाड़ी साइड में लगाना, जरा बताना तो क्या माल चल रहा है। तो जैसे ही ये जो ड्राइवर है वो क्या दे देगा, वो ई वे बिल दे देगा। जैसे ही वो ई वे बिल देगा इन ड्राइवर को, इस इंस्पेक्टर को, जीएसटी इंस्पेक्टर को, कि सर ये देखो ई वे बिल। जीएसटी इंस्पेक्टर को अगर लगा कि फिर भी कोई गड़बड़ी है, वो क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। इसको चेक कर लेंगे वो इसको चेक कर लेंगे गाड़ी को, और उनको लगा सब चीजें, तो इनको रवाना कर देंगे। और अगर ई वे बिल नहीं पाया गया तो क्या माना जाएगा कि ये जो गाड़ी में माल जा रहा था ना, ये सब क्या है, 2 नंबर का माल है, अवैध तरीके से माल ले जा रहे हो, सारा माल जब्त कर लेंगे भैया, और आपकी गाड़ी भी खड़ी कर लेंगे, है ना। इस तरह से जीएसटी इंस्पेक्टर जो है ये करते हैं। तो ई वे बिल का कंसेप्ट लाया गया है, इस पर भी आपको ध्यान में रखना है। तो ई वे बिल, ई इनवाइसिंग अभी एक नया आया है, ई इनवाइसिंग। जैसे ही आप सेल करेंगे उसी समय आपका जो बिल है वो ई इनवाइसिंग के थ्रू होना चाहिए। तो इसका भी एक अपना पूरा क्या है, पूरा मैकेनिज्म है, कब ई इनवाइस आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। नई नई अभी इसमें अमेंडमेंट आए हैं, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। कर विवरणी मतलब टैक्स रिटर्न, तो अब जीएसटी में कई सारे रिटर्न जाते हैं, है ना, वो सारे रिटर्न आपको ध्यान में रखना है।
रिटर्नों के नाम ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट कब होगा, है ना, टैक्स असेसमेंट होता है। तो इसके बाद कई सारे इसमें टैक्स असेसमेंट होता है ना। इसमें कौन कौन सा सेक्शन आता है, चलिए सेक्शन में बता देता हूँ, तो ये पढ़ के जाना है ना। ये सीजीएसटी का मैं बता रहा हूँ, है ना। तो उसमें 73 74 सबसे आईएमपी सेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सूक्ष्म जांच क्या होती है, लेखा परीक्षण क्या होते हैं, इन्फोर्समेंट क्या होता है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ क्या है, अधिक क्या ना संग्रहण क्या है, मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण। अब देखो एमपी जीएसटी के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर कौन सा बोल रहे हैं, एमपी जीएसटी। एक तो होता है जीएसटी, जीएसटी जो सबका है, एक एमपी का अपने हर एक स्टेट का अपना एक जीएसटी एक्ट होता है, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आ गया मूल्य वर्धित कर प्रणाली, जिसको हम इसमें क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम क्यों लाया गया, इसकी अवधारणा आपको समझनी है, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। विविध प्रावधान समझना है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती है, पंजीकरण, कर दायित्व कैसे निकलेगा, टैक्स, है ना, ये सब है। विवरण पत्र कैसे बनेगा, आगत कर छूट, कर निर्धारण, कर योग्य वस्तुएं कैसे निकालेंगे, कर की दरें, है ना। इसमें भी आपको कर की दरें ध्यान रखनी है ना, टैक्स रेट यहाँ भी ध्यान रखनी है। अलग अलग टैक्स रेट होती है जीएसटी में, तो हर एक टैक्स रेट का नॉर्मली एक वो बना हुआ है कि इस टैक्स रेट में नॉर्मली ये सारी गुड्स आती हैं, तो वो ध्यान में रखना है। अतिरिक्त मांग की वसूली कैसे होगी, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से सुसंगत प्रावधान। तो ये सारा है आपका पूरा। मैंने कोशिश करी कि आपको ये कोशिश बताने की रखी कि इसकी इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब पेपर में आपको पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। कोशिश मेरी ये रही, है ना, आराम से पढ़ाने का, आराम से समझाने का मतलब केवल ये था कि आपको समझ में आ जाए कि 10 यूनिट को जब आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके दिमाग में जब एक छवि बनी रहेगी तो आपको पता होगा कि हाँ ये बात पे मेरे को फोकस ज्यादा रखना है। आप खुद से भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता होगा कि हाँ हाँ ये चीजें मेरे को पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया है। और एमपी के ऊपर भी जल्दी से वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं आने वाले टाइम में डिटेल्ड वीडियो यूनिट वाइज लेकर के आ जाऊंगा और ज्यादा, ठीक है। वैसे भी ये डिटेल्ड ही वीडियो है, बट क्या होता है कोई कोई कई स्टूडेंट बोलते हैं सर यूनिट 1 थोड़ा सा और बता दो कि क्या क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, तो वो डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। उसमें मैं और बता दूंगा कि ये पॉइंट पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट होंगे, तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस क्या है, 2000 प्राइस है, उसमें भी 40% का आपको कूपन मिल जाएगा, तो ये प्राइस और कम हो जाएगा। मतलब 2000 में भी 40% का भी डिस्काउंट चल रहा है ना। डिस्काउंट कब तक है, तो ये 30 तारीख तक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये 40% का डिस्काउंट है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा वहां पर आपको अप्लाई कर लीजिएगा कूपन कोड, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो समझ में आया, पूरा टॉपिक समझ में आया, मेरे से जितना बन सकता था मैंने किया। आने वाले टाइम में यूनिट वाइज में लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए। तो हम मेरा टारगेट ये है कि आप जितना फोकस इस पर करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर आप मजबूत पकड़ बना सकते हैं, है ना। 300 नंबर ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है। कुछ टॉपिक है जैसे जीएसटी कई सारे स्टूडेंट का नहीं पड़ा, तो मैं बेसिक क्लासेस जरूर लेकर के आ जाऊंगा, सबके लिए लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियो पर ही चैनल पर ही डली रहेंगी, तो वो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल, तो वो मैं ले आऊंगा। तो जीएसटी के ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बेसिक तो मैं बता ही दूंगा आपको कि जीएसटी कैसे काम करता है, एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। कंसेप्ट में समझ में आ जाएगा कि डीटी आईडीटी स्ट्रेक्स क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इस वीडियो में कवर करी हो थी मैंने। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।